तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो इस समय में आप लोग को अधिक से अधिक पढ़ना होगा, एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग जानते हो कि इस एग्जाम को एक बेहतरीन अंक के साथ पास करने के लिए मैट का भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा और सैट का भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतरीन अंक के साथ पास करने के लिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हो कि मैट के अंतर्गत रीजनिंग पूछा जाता है और सैट के अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है और सोशल साइंस के अंतर्गत सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर मैथ हो गया। यानी कि सैट के क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से डील करने के लिए आप लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैथ में तो सिर्फ रीजनिंग है और रीजनिंग में भी आसान सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन सैट के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप लोग को तैयारी करने के लिए कम समय बचा है। समझिए ना, 2-3 महीना सिर्फ बचा है। तो इस 2-3 महीना का एक बेहतरीन तरीका से सदुपयोग करना है, समझ गए ना। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसी चैनल के माध्यम से हमने राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। इसलिए आप लोग आज ही यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, या नहीं तो सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा। अब कई लोग जो है ना एग्जाम के नाम से जो है ना भ्रमित है, संकोच होता है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज क्या होता है, एनएमएमएस एग्जाम क्या होता है, मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा क्या होता है। हम बार बार हर एक वीडियो में समझिए ना लमसम में जो है लगभग में सभी वीडियो में बताते हैं बाबू, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का भी मतलब वही होता है, एनएमएमएस का भी मतलब वही होता है, राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का भी मतलब वही होता है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का भी मतलब वही होता है। बस आप लोग बात को इतना समझिए कि क्लास 8 के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इस चैनल के माध्यम से जो करा रहे हैं हम उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप लोग आज से जितने भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम डाल दिए हैं यूट्यूब पे, उन सारे वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से हमने जो भी वीडियो डाल दिए हैं उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो 100% हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सारे स्टूडेंट को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, हम आपको आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में होगा क्या, आपकी जितनी भी समस्याएं होगी, जितनी भी तकलीफ होगी, उन सारी तकलीफों का, उन सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप लोग चैट कर सकते हैं, आप लोग हमसे बातें कर सकते हैं, लेकिन बातें क्या कीजिएगा, कहिएगा सर जी हम ये खाए थे, आज हम वो खाए थे, आज वहाँ पर गए थे, आज इस स्कूल में गए थे, ये हुआ, ये सब बातें नहीं करना है। आप लोगों को क्या समस्या है पढ़ाई के अंदर, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, सोशल साइंस के ऊपर वीडियो चाहिए कि मैथ के ऊपर वीडियो चाहिए, ये पढ़ाई का बात होगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर जी के साथ हम आज ये बात करेंगे, आज हम वहाँ गए थे, आज किसी के साथ घूमने के लिए गए थे, आज हम सिनेमा देखने के लिए गए थे, आज हमने घर के अंदर ये खाया। तो ये सब बातें इस ग्रुप में अलाउ नहीं है। वही बातों पर चर्चा होगा जो आपके बीच समस्या है, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि एनएमएमएस एग्जाम के लिए आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों को तकलीफ है, कौन से सब्जेक्ट को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़े से कर नहीं पा रहे हैं। तो यानी कि आपके एनएमएमएस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें होगी, जो आपके लिए ज़रूरत होगा, ये राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होगी, इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को एक बेहतरीन तरीक़ा से हल किया जाएगा। समझ गए ना। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उन सारे स्टूडेंट को हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़िए और आपके अगल बगल में जितने भी स्टूडेंट इस एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यानी कि राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उन सारे स्टूडेंट को भी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िएगा, क्योंकि उसको भी फ़ायदा मिलेगा। समझ गए ना। और आप लोगों को आज से कड़ी मेहनत करना है, एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है, क्योंकि आप ही लोग जानते हो कि नवंबर-दिसंबर के अंत तक में आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 100% है, भारत के सभी राज्यों में नवंबर-दिसंबर के अंत तक जरूर है एग्ज़ाम ले ही लिया जाएगा। समय 3 महीना बचा हुआ है और तैयारी करना है इतना। तो जब तैयारी करना है तो आज से ही आप लोग प्रण कर लीजिए, आज से ही आप लोग कसम खा लीजिए, किसी एग्ज़ाम को पास भी करेंगे ना तो सबसे ऊपर अंक ला करके पास करेंगे, बेहतर करना है, टॉपर करना है। तो समझ गए ना। वैसे इस वीडियो के अंदर में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में 100% डायरेक्ट आएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे बता रहे हैं उसी तरह से आपको एग्जाम में रहेगा। वैसे सोशल साइंस के ऊपर यानी कि सामाजिक विज्ञान के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो उन सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग उन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग
ज़रूर है इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका तैयारी एक बेहतर हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को 2 शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से तब जान पाइएगा, एक बेहतरीन तरीका से तब समझ पाइएगा जब आप लोग इस 2 बातों को जानिएगा। पहला बात है संविधान। जिस तरह से हमारे घर परिवार को, हमारे विद्यालय को, हमारे स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, जैसे कि स्कूल कब खुलेगा, स्कूल कब बंद होगा, कौन सी घंटी में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। बहुत सारे नियम कानून होते हैं। कहाँ पे फुलवाड़ी चाहिए, कहाँ पे जो है झूला लगाना चाहिए। यानी कि एक स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं। ठीक उसी तरह से इतने बड़े देश को, इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे सरकार एवं नागरिक को दोनों को भी करना पड़ता है। उसी को कहते हैं संविधान। जिस तरह से हमारे घर परिवार, हमारे विद्यालय को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है। अगर नियम कानून नहीं रहेगा, अगर पता नहीं रहेगा लोगों को इस बजे स्कूल खुलता है, इस बजे बंद होता है, इस घंटे में ये पढ़ाया जाता है, इस बजे टिफिन होता है, तो क्या स्कूल कभी भी बेहतर कर पाएगा? नियम कानून नहीं रहेगा तो स्कूल कभी बढ़िया तरीक़ा से काम नहीं कर पाएगा, स्कूल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी देश में नियम कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा? वहाँ पे उस देश का क्या कभी भी भला हो सकता है? उस देश में भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, आतंकवाद, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि यहाँ जब नियम कानून नहीं रहेगा तो लोग मनमानियाँ करेंगे, तो इससे देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो नियम कानून के बगैर क्या कभी भी देश आगे बढ़ सकता है? तो जिस तरह से स्कूल चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, ठीक है उसी तरह से हमारे देश को भी चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, जिसका पालन सरकार को भी करना पड़ता है और उस देश में रह रहे नागरिक दोनों को भी करना पड़ता है। जिसका पालन सरकार तथा नागरिक, जिन नियमों का पालन सरकार तथा नागरिक दोनों का करना पड़े, उसी को कहते हैं संविधान। दूसरा क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब समझिए मालिक। जिस तरह से स्कूल में क्या होता है? हेडमास्टर होता है। किसी प्राइवेट स्कूल का क्या होता है? डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर क्या करता है? सारे टीचर को उससे काम करवाता है। आप लोग सरकारी स्कूल तो जाते होंगे, सरकारी स्कूल में क्या होता है? बहुत सारे टीचर होते हैं। उसी टीचर में क्या होता है? हेडमास्टर। हेडमास्टर क्या होता है? सभी मास्टर का हेड होता है, सभी टीचर को चलाता है, सभी टीचर को निर्देश देगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ाइए इस घंटे में, दूसरे टीचर को कहेगा कि आप लोग साइंस पढ़ाइए। तो इस तरह से सभी टीचर पर कंट्रोल कौन रखता है? तो वही ना, हेडमास्टर ने रखता है। विद्यालय में क्या होता है? एक हेडमास्टर होता है, वही सारे टीचर पर कंट्रोल रखता है। उसी तरह से अध्यक्ष का मतलब होता है मालिक। अब जब इस 2 बातों को जान गए तो इस वीडियो के अंदर में हम जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से समझ पाइएगा। आप लोग एक बेहतरीन तरीका से सारे ऑब्जेक्टिव को जान पाइएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में हम जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं उसको आप लोग एक बेहतरीन तरीका से कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी तरह से हम वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में एक बेहतर कर पाए, आपका रिजल्ट सबसे बढ़िया हो। इसके लिए हम लगातार सदैव प्रयत्न करते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री कौन थे? भारत के पहला कानून मंत्री का मतलब क्या हुआ? जो कानून से संबंध रखता हो। कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो न्याय मंत्री थे भारत के पहले न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन सारे प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसको भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा जरूर। इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा में डायरेक्ट आएगा। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है नॉन फिक्स्ड। और फिक्स्ड था कौन? फिक्स्ड था राजेंद्र प्रसाद। यानी कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सलाह देने वाला कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर बी.एन. राव हमारे देश के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। अब बोलिएगा सर जी, ये संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या हुआ? पूरे देश में बदलाव। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या हुआ? पूरे देश में बदलाव। इस बात को आप लोग तब समझ पाइएगा कि संपूर्ण क्रांति किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग इस यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे।
इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में हम बढ़िया तरीक़ा से डिस्कस कर दिए हैं कि ये संपूर्ण क्रांति क्या होता है, तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो 21 के एक अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पहले 45 में था, लेकिन अनुच्छेद 45 को संशोधन करके 21A में रख दिया है इस कानून को। इस कानून के तहत, इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी व्यक्तियों को, भारत के सभी बच्चों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो समझ गए ना। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके बाद देखिए, बिहार प्रेस बिल कब बना? तो 1982 ईस्वी में। अब ये बिहार प्रेस बिल होता क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन तरीक़ा से पास करने के लिए सभी प्रश्नों को आप लोगों का जानकारी होना जरूरी है, सभी प्रश्नों का मतलब भी जानकारी होना आवश्यक है। समझ गए ना। देखिए, उस समय क्या हुआ था जब 1982 ईस्वी में ये बिहार प्रेस बिल एक्ट लागू हुआ था। सरकार की बुराई आप नहीं कर सकते थे। इस प्रेस एक्ट के तहत, इस नियम के तहत, इस कानून के तहत आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते थे। जब सरकार की बुराई नहीं कीजिएगा तो सरकार अपने मन के अनुसार से काम करेगा। जनता को गलत लगा, जब बुराई करने वाला नहीं रहेगा, जब सरकार गलती करेगा उसको गलती कहने वाला नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा? देश आगे बढ़ पाएगा, राज्य आगे बढ़ पाएगा? कोई भी राज्य आगे बढ़ नहीं सकता है। टोकने वाला नहीं रहेगा, किसी को टोकने वाला नहीं रहेगा, तो अपने मन के अनुसार से जो मानेगा सो करेगा। इस एक्ट के तहत जितने भी इस एक्ट के तहत, इस बिहार प्रेस बिल के तहत जितने भी सरकारी काम होते हैं, उन सरकारी कार्यों के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते थे। आप सरकार के खिलाफ में ना कहीं पर गवाही दे सकते थे, ना कहीं पर बोल सकते थे। तो ऐसे में जनता को लगा ऐसे में तो सरकार मनमानी करेगा, जो मन होगा सो करेगा। जनता ने इसका खूब विरोध किया। तो बिहार में प्रेस बिल कब बना? तो 1982 ईस्वी में। तो इन सारे प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद भी कर लेना है, और इसके साथ साथ अपने कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चंस को लिखना है। और इसी तरह से इसी चैनल के माध्यम से हम लगातार आप लोगों के लिए अपने हाथ से बना करके ये क्या किए हैं, आपके NCERT बुक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस था एक बेहतरीन तरीक़ा से लिखे। 10-20 मिनट समय दिए, कौन सा क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, कौन सा क्वेश्चन विद्यार्थियों को लिखाएंगे, बताएंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या किए, सारे क्वेश्चंस को चुन किए, एक बेहतरीन तरीक़ा से सोचे उस पर कि उसी क्वेश्चंस को डालेंगे यूट्यूब पे जो एग्जाम में बच्चों के लिए फ़ायदेकारी रहेगा। तो हमने बहुत सारे मेहनत किया है, तो इसलिए आप लोगों को भी मेहनत करना है और सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से कॉपी में लिख लेना है और डेली बाय डेली उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको याद करना है। कॉपी में लिखा रहेगा तब ना आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ रहिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और जितने भी अगल बगल में आपके दोस्त हैं NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका भी दोस्त NMMS की तैयारी एक बेहतरीन तरीक़ा से कर पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। देखते हैं कि कौन विद्यार्थी सबसे पहले कमेंट करता है कि सर जी आपके कहे हुए बात को हमने कॉपी में लिख दिया, आपने जो बात कहा वो रिविजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले कमेंट जिसका आएगा उससे हम बात करेंगे, समझ गए ना। तो आप लोग जरूर है सारे क्वेश्चंस को याद करने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा।